राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम काल सर्प योग, पिशाच बाधक योग और सर्प योग के बारे में बात करेंगे। मैं अक्सर ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, जादू टोना, नज़र, इसके बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और हमको इसको कंप्लीट तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम चार्ट के अंदर कोई कॉम्बिनेशन देखते हैं और वहाँ प्रोबेबिलिटी बनती है तो हमें सामने वाले को यहाँ पर आगाह कर देना चाहिए। अब मैं के एन राव की कुछ पंक्तियां यहाँ पर कहना चाहूँगा। के एन राव साहब कहते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड, दैट काल सर्प योग, अर्ध सर्प योग जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। काल सर्प योग जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसके नाम के ऊपर करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, पूजा पढ़ाई जाती है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्रियाक्रम जो है वो किए जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि इसको नाम सिर्फ काल सर्प दोष दिया गया है। ये काल सर्प योग भी हो सकता है और काल सर्प दोष भी हो सकता है। इसके अंदर एक योग की निर्मिति भी हो सकती है जो आपको एक्सटेंसिव राइज दे सकती है, और इसके अंदर एक दोष की निर्मिति भी हो सकती है जो आपको एक्सटेंसिव राइज दे सकती है। आज हम संजय रथ जी के एक एग्जाम्पल को यहाँ पर लेंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और इस पर्टिकुलर योग को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये तीनों प्रकार के योग, कि ये योग बनते कैसे हैं, कुंडली के अंदर कर्सिस कैसे देखी जाती है। मेजर लेवल पर अगर आप देखें तो काल सर्प योग, जितने भी दोष सर्प से रिलेटेड है, यानी कि जितने भी योगों के अंदर राहु केतु पीड़ित हो जाते हैं, वो सभी के सभी दोष सिर्फ 3 जगहों से आते हैं। या तो किसी की मेजर बद्दुआ आपको लगती है, यानी कि कोई एक फैमिली है जिसका पैसा बहुत ज्यादा किसी ने ले लिया, फिर वो फैमिली बर्बाद हो गई, बच्चे बर्बाद हो गए, तो वो एक्सटेंसिव लेवल पर बद्दुआ लगती है। ये उससे होता है कहीं ना कहीं। एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के कारण बहुत बार ये योग मैंने देखा गया है। अगर प्रैक्टिकल बेसिस पर बात करूं तो जिनकी भी कुंडलियों के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर मेजर विवाद दिखता है, मंगल खराब दिखता है, वहां से भी ये दोष कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखता है। तो एंसेस्ट्रल बेसिस के ऊपर कोई अगर प्रॉब्लमेटिक हो, कोई मर गया हो, किसी को मार दिया हो, जमीन से रिलेटेड कुछ हो, तो यहाँ पर ये योग दिखता है। और द थर्ड वन इज विद द एनिमल्स। मेजर लेवल पर अगर किसी ने एनिमल एक्सटेंशन किया हुआ है, मेजर लेवल पर किसी ने एनिमल्स को मारा हुआ है, जो भी लोग मीट बेचने का काम करते हैं, जो भी लोग एक्सटेंसिव लेवल पर नॉनवेज खाते हैं, अपने पेट को पालने के लिए, अपने शरीर को पालने के लिए ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, ऐसी चीज़ों को पहनते हैं, उनकी कुंडली के अंदर मेजर लेवल पर ये तीनों प्रकार के योग देखे गए हैं। अब कुंडली के अंदर कर्सिस कई प्रकार से आइडेंटिफाई की जाती हैं, जो आगे जाकर हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप समझें तो कर्सिस कंजंक्शंस, सर्किट्स और एस्पेक्ट से देखी जाती है। ये 3 मेजर चीजें हैं जो आपको आगे जाकर ध्यान में रखनी है। कुछ ऐसी कर्सिस होती हैं जो लाइफ टाइम रहती हैं, कुछ ऐसी कर्सिस होती हैं जो अंतरदशा और दशा के अंदर ही कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाती हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर दशा जैसे ही आपकी खत्म होती है, सब कुछ जीवन के अंदर बदल जाता है। नई जॉब आ जाती है, नया पर्सन आ जाता है, नया घर आ जाता है, लोकेशन चेंज हो जाती है। बस वो एक दशा का कहीं ना कहीं एक अंतराल होता है, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। तो कुछ कर्सिस जो होती हैं वो सिर्फ दशा अंतरदशा के लिए होती हैं, उसके बाद में वो बदल जाती हैं। लेकिन कुछ कर्सिस ऐसी होती हैं जो आपके लाइफ टाइम तक चलती हैं। जब से आप पैदा होते हैं या जब से वो आपको ट्रिगर होती है, तब से लेकर जब तक इंसान का मरण नहीं हो जाता, जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती, तब तक वो कर्सिस चलती हैं। ये जो कर्सिस है, जो परमानेंट कर्सिस होती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, या फिर यहाँ पर बृहस्पति का एक अनदर लेवल पर खराब होना जरूरी है। ये भी हम आगे जाकर देखेंगे कि देखा किस तरह की जाता है। अब सबसे पहले इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं: मूवेबल साइंस, फिक्स्ड साइंस और ड्यूअल साइंस। अगर कर्सिस मूवेबल राशियों के अंदर हो रही है, किस तरीके से कर्सिस को देखते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे जाकर। लेकिन अभी के लिए समझना है कि अगर कर्सिस मूवेबल राशियों के लिए अंदर हो रही है, और स्पेशली उसका सिग्निफिकेशन नवांश के अंदर भी मूवेबल राशियों के अंदर है, तो ये कर्सिस इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती है और इजीली इन कर्सिस से बाहर निकला जा सकता है। मूवेबल साइन की जब भी कर्सिस होती है तो मैं हमेशा लोगों को रेमेडी देता हूं दैट गो एंड ट्रैवल टू अब्रॉड। डिफरेंट प्लेसेस के अंदर ट्रैवल करिए, क्योंकि कई बार जो स्पिरिट होता है, कई बार जो कर्म होता है, वो जगह से रिलेटेड होता है। जब आप जगह बदलते हैं, जब आप जगह का परिवर्तन करते हैं, तब आपका ऑरा चेंज होता है। स्पेशली आप देखेंगे कि तंत्र के अंदर सबसे पहली ही विद्या ये कही गई है कि अगर आपको लगता है कि आप पर किसी प्रकार की खराब तांत्रिक विद्याएं की गई हैं, तो आपको एक लॉन्ग रूट लेना है। आपको अपनी कंट्री छोड़कर एक दूसरे कंट्री के अंदर जाना चाहिए। यू हैव टू क्रॉस द सी, क्योंकि सी के अंदर होता है सॉल्ट, सी के अंदर होता है सॉल्ट, और एक एनर्जी जो होती है वो भी एक धरती से के साथ बाउंड होती है। उसका भी एक कर्म होता है, उसका भी एक समय होता है। हर एक चीज एक समय के अंतराल के अंदर चलती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि महादेव को जैसे कि जो लोग पूछते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट महादेव इज द देवता ऑफ देवास ऑल्सो, एंड इज ऑल्सो देवता ऑफ असुरा। तो जो भी असुर प्रकार की भी राक्षसीय तत्व भी होता है, उसके भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। वंस बिकॉज दे आर ऑल्सो बाउंडेड बाय द ग्राउंड, दे आर ऑल्सो बाउंडेड बाय द मार्स। दैट इज द रीजन मार्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स टू सी द कर्सेस। तो जब अगर कोई भी प्रकार की कर्स मूवेबल राशि के अंदर बन रही होती है, और जब इंसान ट्रैवल करता है,
तो बहुत हद तक वो उस कर्ज से रिलीज हो जाता है, बहुत हद तक वो जो उसका इम्पैक्ट है उसकी बॉडी के ऊपर कम हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इफ यू आर इनटू बिजनेस एंड इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, टेक अ फ्लाइट एवरी 3 months and change the country. Just go there for 15 days, go there for 17 days and come back. Everything in your life will change. You will feel much better. You will feel that your aura has cleansed, because energies cannot stay with you for a long period of time if the curse is happening in a movable rashi. Again, if the curse is happening in the movable rashi. दूसरा आप देखेंगे कि अगर ये कर्सेस फिक्स्ड साइन के अंदर हो रही हैं, देन इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। अगर ये कर्सेस फिक्स्ड साइन के अंदर हो रही हैं, दैट इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ द कर्सेस, स्पेशली यू हैव टू चेक इन द नवांश। और अगर कर्सेस ड्यूअल राशियों के अंदर हो रही है, यानी कि 3, 9, 12 के अंदर अगर ये कर्सेस हो रही हैं, तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो कर्सेस हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दैवत्य मिलेगा, यानी कि देवता का कहीं ना कहीं आपको अगर साथ मिल जाए, या डीटी का अगर आपको साथ मिल जाए, तो आप इस कर्सेस से कहीं ना कहीं बाहर निकल सकते हैं। फिक्स्ड के केसेस के अंदर भी यू नीड सम काइंड ऑफ डीटी, यू नीड साधना बेसिकली टू कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ बिग कर्सेस। बहुत सारे केसेस हैं जिसके बारे में बताऊंगा, आई ट्राई टू शेयर दिस। बट सबसे पहले ना, हम रेगुलर बेसिस पर बात करते हैं साधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। रोज मैं चिल्ला कर सब लोगों को कहता हूँ कि रोज 5:30 बजे चैनल पर आइए लाइव, हम साथ में सामूहिक साधना करेंगे। सामूहिक साधना का मतलब क्या होता है? एक इंसान एक हनुमान चालीसा का पाठ अगर एक बार कर रहा है तो उसको 1 का लाभ मिलेगा। 100 लोग हनुमान चालीसा का पाठ मिलकर एक ही बार करेंगे, हर एक इंसान को 100 का लाभ मिलेगा। संघे युक्त बलम, ये मैंने, ये शास्त्र कहता है। तो साधना करने से क्या होता है? यू बेसिकली गेट द हेल्प ऑफ डीटी एंड यू गेट द हेल्प ऑफ कलेक्टिविटी। कलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग के पुण्य कर्म आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं बाहर आ जाते हो, स्पेशली सामूहिक साधना से। साधना का मतलब क्या है? साधना 2 शब्दों से बनकर मिलता है। साधना, सदा, सदा का मतलब होता है फॉरएवर, और धना का मतलब होता है वेल्दी। The wealth which stays forever is sadhana, which is the mental peace, which is the mental balance, which is the soul inside of you, which is the happiness inside of you. ये करने से साधना का मतलब होता है, जब आप साधना करते हैं तो आप ऐसे धन को अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके साथ सदा सदा के लिए रहेगा। साधना, the dhana which is going to stay with you forever. So sadhana is the only thing which can take you out of all these curses. मैं specific curses के बारे में बात करूंगा, that how you can remove these curses from your life. ठीक है, तो ये 3 प्रकार की चीजों को समझना है। मूवेबल साइन के अंदर कर्सेस अगर आपको देखने मिलती है तो किसी को भी ट्रैवल करने के लिए कहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करेंगे, कर्सेस कम होते जाते हैं उससे। फिक्स्ड साइन के अंदर देखने मिलेंगे, सो देन यू हैव टू कंप्लीटली सरेंडर, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ड्यूअल साइन के अंदर बैठे हैं तो यू कैन गो टू योर कुल देवी कुल देवता एंड आस्क फॉर हेल्प। अब सबसे पहले काल सर्प दोष को समझने की कोशिश करते हैं। काल सर्प दोष का मेजर मतलब ये होता है कि राहु और केतु के एक्सिस की एक तरफ सारे प्लैनेट्स आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के राहु केतु 5th और 11th हाउस के अंदर है, तो बाकी जितने भी प्लैनेट हैं वो हो सकता है या तो 6th हाउस से लेकर 11th हाउस के अंदर आकर बैठ जाए, या तो फिर 5th हाउस से लेकर 12th हाउस के अंदर आकर बैठ जाए। यानी कि राहु केतु एक्सिस के एक तरफ सारे ग्रह आकर बैठ जाएं, या फिर उस तरफ सारे ग्रह आकर बैठ जाएं। इसको बोलते हैं काल सर्प दोष। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि सर्प यानी कि क्या? राहु और केतु। राहु यानी कि क्या? सर्प का सिर, और केतु यानी कि क्या? सर्प की बॉडी। तो जितने भी ग्रह हैं वो राहु केतु के चंगुल में आकर बैठ गए हैं बेसिकली। इसका सिंपल मतलब ये होता है। अब ना आप इसी चीज को ऑन अ ह्यूमन बीइंग इमेजिन करने की कोशिश करो। आप सभी लोगों ने कुंडलिनी शक्ति को जागृत होते हुए एक वीडियो देखा होगा या कोई ना कोई पिक्चर देखा होगा कि आप बैठते हैं और आपके वो अंदर से ईडा, पिंगला और सुषुम्ना इस तरीके से बेसिकली सांप 2 आपको दिख रहे होंगे जो कि आपके सहस्त्रार तक जाते हैं और आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। ये आपके अंदर होते हैं बेसिकली। दीज पर्टिकुलर स्नेक्स आर इनसाइड ऑफ यू बिकॉज दिस इज द वे थ्रू विच द एनर्जी इज गोइंग अप। अब काल सर्प दोष के अंदर क्या होता है कि यही स्नेक अब आपके अंदर नहीं है, यही स्नेक अब आपको बाहर से जकड़ रहे हैं। यानी कि दिस एनर्जी इज नॉट इनसाइड ऑफ यू, दिस एनर्जी इज आउटसाइड ऑफ यू। यानी कि आपकी एनर्जी जो है बेसिकली काल सर्प दोष के अंदर, इट इज नॉट इंटरनलाइज्ड, इट इज कंप्लीटली एक्सटर्नलाइज्ड। एक्सटर्नलाइज्ड यानी कि क्या? राहु फ्यूचर का कारक है और केतु पास्ट का कारक है। इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाने वाला, बिकॉज यही इसका रियल रीजन है। क्योंकि एनर्जी इंटरलाइज नहीं हो रही, यानी कि क्या? या तो इंसान कंप्लीटली फ्यूचर की तरफ रह रहा है या तो कंप्लीटली इंसान पास्ट की तरफ रह रहा है। तो इंसान के मन के अंदर एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती है, वो किसी एक चीज के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, वो किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है, उसके चॉइसेस और उसके प्रेफरेंसेस बार बार बदलते रहते हैं। क्योंकि वो सर्प की जो शक्ति है वो अंदर होनी चाहिए आपको ऊपर लेके जाने के लिए, राइट? तो ग्रह अगर उससे बाहर है तो वो बाहर की चेष्टा से भी चीजों को देख सकता है। लेकिन अगर सारे ग्रह इस एनर्जी के अंदर आ गए तो सांप ने आपको अंदर से नहीं, सांप ने आपको बाहर से घेर के रखा हुआ है। इसका बेसिक मतलब होता है काल सर्प दोष।
इसका बेसिक मतलब होता है काल सर्पदोष के आपको सांप ने कहीं ना कहीं घेरे रखा हुआ है। लेकिन अब समझने वाली बात आपकी ये है कि हमेशा अगर आपको ये सांप घेर रहा है तो क्या इसका मतलब अच्छा है या क्या इसका मतलब बुरा है। अगर यहाँ पर राहु केतु अच्छे कंडीशन के अंदर बैठे होंगे, अगर यहाँ पर जो ग्रहों की युति है वो अगर अच्छे कंडीशन के अंदर हो रही है तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपको किसी अच्छी चीज़ से ऑब्सेशन देंगे, ये आपको किसी अच्छी चीज़ से लगाव करवाएंगे, किसी अच्छी चीज़ से आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे, ये ऑब्सेशन आपको देंगे ही देंगे। ऐसे लोग आपको कभी नॉर्मल नहीं देखने मिलेंगे। आई हैव सीन हॉरोस्कोप्स ऑफ मिलियनर्स एंड बिलियनर्स with Kala Sarpa dosha in it, because they have to be obsessed with a certain thing to make that much kind of money. They have to be obsessed with certain thing to understand that it's not normal. ये normal नहीं है, right? वो internalize नहीं करते, वो हर एक चीज को externalize करते हैं। So basically ये है आपका काल सर्प दोष। अगर खराब तरीके से काम कर रहा है तो इनविजिबल स्नेक आपको पकड़े रखता है। कोई ना कोई डर, चिंता आपको मन के अंदर सताए रखती है। आपको ऐसा लगता है कि कभी कुछ खराब हो जाएगा। आप कोई भी काम करने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। किसी भी प्रकार का जो डर है वो कहीं ना कहीं मन के अंदर आकर यहाँ पर बैठ जाता है। ये भी आपको काल सर्प दोष के अंदर जरूर देखने मिलेगा। इट डज नॉट हैव मेनी problems with your physical life or with the physical manifestation of the life, but it majorly has the problem with spiritual manifestation of the life. So this is basic काल सर्प दोष। ठीक है, देखेंगे आगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब समझते हैं पिशाच बाधक योग या फिर सर्प दोष। एक बेसिक सर्प दोष को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी क्वाड्रेंट्स के अंदर, क्वाड्रेंट यानी कि क्या, 1 4 7 10 पोजीशंस फ्रॉम ईच अदर, यानी कि सेकंड हाउस के अंदर कोई ग्रह बैठा है तो उसका क्वाड्रेंट हो जाएगा 4th हाउस, 8th हाउस एंड 11th हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस से 4 पोजीशंस अवे इज योर 5th हाउस, उधर से 4 पोजीशन अवे इज योर 8th हाउस, उधर से 4 पोजीशन अवे इज योर 11th हाउस। तो क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। पहले भाव का क्वाड्रेंट हो जाएगा चौथा भाव, चौथे भाव का क्वाड्रेंट हो जाएगा 7th हाउस, 7th हाउस का क्वाड्रेंट हो जाएगा 10th हाउस। सो दिस इज अ क्वाड्रेंट, 4 पोजीशंस फ्रॉम ईच अदर। जब किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सर्प दोष बनाता है, यानी कि आपके एंसेस्ट्रियल कहीं ना कहीं कर्सेस को बताता है, या फिर कहीं ना कहीं देवी देवताओं के कर्स को भी ये यहाँ पर बताता है। सिंपल बात है, जैसे कि लगन के अंदर केतु, दशम के अंदर मंगल आकर बैठ गया और सप्तम के अंदर राहु आकर बैठ गया। अब क्वाड्रेंट के अंदर 3 मेलिफिक्स आकर बैठ गए, 1st हाउस के अंदर, 10th हाउस के अंदर और 7th हाउस के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं सर्प योग बन गया। नाउ दिस इज अ सर्प योगा। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड हाउस के अंदर मेलिफिक प्लैनेट बैठा है, 5th हाउस के अंदर मेलिफिक प्लैनेट बैठा है और 8th हाउस के अंदर भी मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सर्प योग बन गया। अगेन दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। 3rd हाउस के अंदर मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, 6th हाउस के अंदर मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, 9th हाउस के अंदर मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, सर्प योग बन गया। तो जब भी किसी भी कुंडली के अंदर सर्प योग बनता है तो ये मेंटल ट्रबल्स देता है सामने वाले को। कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, क्योंकि ये एक चेन बन रही है, एक चेन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ मेलिफिक प्लैनेट्स, यानी कि जो भी ग्रह ट्राइन के अंदर आकर बैठे हैं वो एक दूसरे पर डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, जो भी ग्रह क्वाड्रेंट के अंदर आकर बैठते हैं वो एक दूसरे पर इनडायरेक्ट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन वो इनडायरेक्ट इफेक्ट फॉर ऑल द लॉन्ग टर्म चलता है, यानी कि अगर आदमी इधर देख रहा है तो भी उसको नेगेटिविटी दिख रही है, आदमी इधर देख रहा है तो भी उसको नेगेटिविटी दिखती है। ये योग भंग कब होता है? When does this yoga is destroyed? When Jupiter is वर्गोत्तमा in a मित्र राशि। जुपिटर अगर वर्गोत्तम बैठा होगा D1 और D9 के अंदर, योग भंग हो जाएगा। जुपिटर अगर D1 और D9 के अंदर बैठा होगा तो योग भंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर आपका एरीज के अंदर बैठा हुआ है और नवांश के अंदर भी जुपिटर एरीज के अंदर आकर बैठा है, तो बृहस्पति बलवान हो गए। बृहस्पति जितने बलवान होंगे कुंडली के अंदर उतने अच्छे तरीके से ये योग भंग होता है। बहुत सारी कुंडलियों के अंदर आप देखेंगे कि सर्प योग बनता है, लेकिन सर्प योग बनने के बावजूद भी उनका जीवन बड़ा स्मूथ तरीके से जाता है, बिकॉज उनके पास गुरु कृपा होती है, उनके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार की कृपा दृष्टि बनती है। तो ये हो गया बेसिक आपका सर्प योग। जब भी कुंडली के अंदर किसी के सर्प योग बनता है तो मैं हमेशा उनको कहता हूं कि मेंटल हेल्थ का बड़ा ध्यान रखिए। आपको मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आपको सर्प की एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने शरीर के अंदर बैलेंस करना है। अब समझते हैं पिशाच बाधक योग। Now this particular yoga, पिशाच बाधका योगा, it happens when there are 3 or more malefics in the quadrants। जब मेलिफिक प्लैनेट्स आपको क्वाड्रेंट के अंदर देखने मिलेंगे तब भी आपको ये योग देखने मिलेगा, और जब कुंडली के अंदर मंगल और केतु का संबंध बन जाए उसी क्वाड्रेंट के अंदर और बृहस्पति खराब हो जाए तब ये योग आपको कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसको एज एन एग्जाम्पल समझने की कोशिश की जाए तो अगेन लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल। इफ यू सी द केतु इन द 1st हाउस, इफ यू सी राहु इन द 7th हाउस एंड इफ यू सी मार्स इन द 10th हाउस,
ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पर, दैट देयर आर 3 मेलिफिक प्लैनेट्स इन द केंद्र। तो केंद्र आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस। केंद्र आपकी कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट भाव होते हैं, बिकॉज ये आपके स्तंभ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लगन के अंदर केतु का वैसे भी आकर बैठ जाना, तो आप देखेंगे कि लगन के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट आकर बैठा हुआ है। दूसरा आप देखेंगे राहु का सप्तम के अंदर आकर बैठना, यानी कि अगेन 7th हाउस के अंदर भी एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा हुआ है। और उसके बाद अगर आप मंगल को देखें, मंगल 10th हाउस के अंदर आकर बैठा हुआ है। दिस मार्स इज बेसिकली एस्पेक्टिंग केतु। मंगल का केतु के साथ भी संबंध बन रहा है। मार्स इज एस्पेक्टिंग केतु। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसी कुंडली के अंदर आप देखेंगे 5th हाउस के अंदर नीच के बृहस्पति बैठे हुए हैं। इसी कुंडली के अंदर 5th हाउस के अंदर नीच के बृहस्पति बैठे हुए हैं। मंगल इस नीच के बृहस्पति को भी देख रहा है। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है जहां पर मंगल जो है वो शनि देवता के प्रभाव के अंदर भी है। वो शनि देवता की राशि को देख रहे हैं, बृहस्पति को भी खराब कर रहे हैं अष्टम एस्पेक्ट से। तो बृहस्पति यहाँ पर एक बहुत ही खराब कंडीशन के अंदर है। लगन को भी देख रहे हैं, तो केतु के साथ भी कहीं ना कहीं संबंध बना रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर व्हेन देयर आर क्वाड्रेंट्स, मेलिफिक प्लैनेट्स जब क्वाड्रेंट्स के अंदर आकर बैठ जाते हैं, बृहस्पति और केतु दोनों को कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। और लग्नेश भी अगर खराब हो जाए, इस कंडीशन के अंदर ये पिशाच बाधक योग बनता है। स्पेशली मंगल केतु का किसी भी प्रकार का संबंध अगर क्वाड्रेंट के अंदर 3 मेलिफिक प्लैनेट्स के अंदर से 2 ये बन गए, तो भी आपको ये संबंध देखने मिलेगा। अब ना मैं मंगल केतु के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मंगल केतु एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है कुंडली के अंदर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मार्स इज योर लीनिएज एंड केतु इज डेड। मार्स इज योर लीनिएज एंड केतु इज डेड। नाउ दिस कैन शो द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डेड पीपल, और दिस कैन ऑल्सो शो द कर्सेस फ्रॉम द डेड पीपल। अगर क्वाड्रेंट के अंदर 1, 10 और 7 के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठ गए, तो ये सर्प योग ऑलरेडी बन चुका है। और मंगल और केतु दोनों इस सर्प योग का हिस्सा हैं, प्लस दोनों आपस में कनेक्टेड है और बृहस्पति को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो इसका क्लियर मतलब ये है दैट इट इज अ नेगेटिव थिंग। बट बहुत केसेस में आप देखेंगे दैट मंगल केतु साथ में आकर बैठे हुए हैं। दिक्कत तो आएगी, मंगल केतु दोनों बहुत फायरी प्लैनेट्स है बिकॉज, तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आपको एग्रेशन एंड मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व हियर। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग that it can also bring out a lot of blessings from the ancestors. Depends if it is involved in the Sarpa Yoga or a Kal Sarpa Yoga or the Ardha Sarpa Yoga or the Pisach Badaka Yoga, right? So इस केस के अंदर पिशाच बाधक योग बनता है। Mars getting connected with Ketu in the Sarpa Yoga means that somehow there are the curses from dead. मरे हुए की कहीं ना कहीं कर्स जो है वो यहाँ से आपको देखने मिलती है। इस बात को आपको क्लैरिटी के साथ अब समझ लेना है। अब हम एक हॉरोस्कोप को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि किस हॉरोस्कोप के अंदर आप एक्सटेंसिव लेवल पर ब्लैक मैजिक देख सकते हैं, या क्या आप किस तरीके से आपको चीजों को चेक करना चाहिए। नाउ बिफोर जंपिंग ऑन टू द केस स्टडी, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से योग कुंडली के अंदर बनते हैं ब्लैक मैजिक के एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस इवन इफ दे आर प्रेजेंट इन द हॉरोस्कोप, बट कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो उसको कंप्लीटली नेगेट कर देते हैं। जैसे कि सूर्य और बृहस्पति का कुंडली में साथ में होना। If Sun and Jupiter are together in the horoscope, you will always find some kind of divinity, you will always find some kind of connection, you will always find some kind of solution for all the problems, even if these yogas are there. नगेट हो जाएंगे सारे के सारे योग कुंडली के अंदर। अगर आपका सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति बहुत क्लोज डिग्री के अंदर है, यानी कि 1 या 2 डिग्री के प्रॉक्सिमिटी के अंदर है, और कहीं पर भी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो भी कहीं ना कहीं बहुत प्रकार से ये पिशाच योग या जो भी खराब योग बनते हैं कुंडली के अंदर, ये नेगेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जुपिटर 1 डिग्री का, सूर्य 0 डिग्री का, चंद्रमा 3 डिग्री का या 2 डिग्री का योग बन गया, खराब योग जो है वो भंग हो जाते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति अगर आपस में क्लोजर डिग्रीज के अंदर हुए, तो भी ये कहीं ना कहीं बहुत ब्लेसिंग्स जनरेट करता है। तीसरा, वर्गोत्तम बृहस्पति मित्र राशि के अंदर अगर आपका बृहस्पति वर्गोत्तम बैठा हुआ है D1 के अंदर, D9 के अंदर, और अगर भाग्य से, नसीब से D10 के अंदर भी वर्गोत्तम अगर आकर बैठ गया, तो आपको मान लेना चाहिए कि आपको सिर्फ गुरु को सर्व करना है और आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहां पर चली जाएंगी। तो बृहस्पति का अच्छा होना, बृहस्पति का वर्गोत्तम होना, बृहस्पति का एक अच्छे कंडीशन के अंदर होना, ये क्लियरली बताता है कि आपको दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। Apart from this, if a person has a very strong moon in the influence of भाग्येश, and if the भाग्येश is also connected to the Jupiter, यानी कि चंद्रमा अगर भाग्येश के साथ कनेक्टेड है और भाग्येश अगर बृहस्पति के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मून विद द 9th लॉर्ड इन लग्ना एंड 9th हाउस के अंदर जुपिटर आकर बैठा हुआ है, तो जुपिटर इसको एस्पेक्ट कर रहा है। इन केसेस के अंदर भी आप देखेंगे कि कुंडली के अंदर भले ही क्वाड्रेंट्स के अंदर खराब ग्रह आकर बैठ जाए, ये जो योग है ये आपको कहीं ना कहीं पीड़ित नहीं होने देते हैं।
ये कहीं ना कहीं आपको बचा कर रखते हैं। तो डिवाइन ग्रेस जब भी आपको कुंडली के अंदर देखनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि बृहस्पति कैसा है। मैं इस बात को यहां तक क्लियर करना चाहूंगा कि बृहस्पति ही कारण बनते हैं आपके कर्स का एक्चुअली, क्योंकि आप देखिए कर्सेस तो कुंडली में बहुत सारी हैं, दुनिया तो वैसे ही खराब है, पर अगर आपको एक अच्छा मेंटर ना मिले या मेंटर मिलने के बाद भी अगर आपको सही चीजें ना सिखाए ना, तो आप दुनिया को दोष नहीं देते, क्योंकि दुनिया तो हरामी है। आप दोष मेंटर को देते हो, तो दोष हमेशा बृहस्पति को देते हो, राइट। तो बृहस्पति अगर कुंडली के अंदर खराब होकर बैठ जाए, अगर आप अपने बृहस्पति को खराब कर लो ना, तो ये योग कहीं ना कहीं एक्टिवेट होते हैं। अब बात करते हैं हॉरोस्कोप की, और इसकी लाइफ को भी समझने की कोशिश करते हैं, पैटर्न को भी समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफ कैसे चली। तो लिख लीजिए, वर्गो लगन की कुंडली है, लगन के अंदर केतु महाराज बैठे हैं, सप्तम के अंदर राहु महाराज आकर बैठे हुए हैं, दशम भाव के अंदर मंगल आकर बैठे हुए हैं, 12वें भाव के अंदर बुध शनि और शुक्र देवता आकर बैठे हुए हैं लियो राशि के अंदर, पंचम भाव के अंदर नीच के बृहस्पति बैठे हुए हैं, छठे भाव के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं एक्वेरियस के। ठीक है, हॉरोस्कोप बना लीजिए ये, नहीं तो मैं यहां पर भी इस हॉरोस्कोप को कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस हॉरोस्कोप को यहां पर भी देख पाएं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि लगन के अंदर केतु आकर बैठा हुआ है, और केतु का जो मालिक है वो 12वें भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है। सो लग्नेश इन द 12th हाउस, द डेबिलेटेड हाउस। ठीक है, लगन का मालिक 12वें के अंदर जाकर नीच के घर के अंदर बैठा हुआ है, पहला। तीसरा, जैसा कि आप देख रहे हैं, केतु राहु और मंगल ये क्वाड्रेंट के अंदर आकर बैठे हैं केंद्र के अंदर, तो सर्प योग बना रहे हैं, एक और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। तीसरा, आप देखेंगे जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि मंगल जो है वो अपनी चौथी दृष्टि से केतु को देख रहे हैं, तो ये क्लियरली बताता है कि ये सर्प योग के अंदर पिशाच बाधक योग भी बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्सिस जो है वो किसी मरे हुए इंसान से आ रही है। उसके बाद में आप देखेंगे मंगल अपनी अष्टम एस्पेक्ट से नीच के बृहस्पति को देख रहा है, यानी कि बृहस्पति वैसे ही पिटा पड़ा है कुंडली के अंदर, और ये बृहस्पति को कहीं ना कहीं मंगल भी देख रहे हैं अपनी अष्टम दृष्टि से। अष्टम दृष्टि से मंगल का देखना यानी कि क्या, मरण दृष्टि होती है, तो बृहस्पति को यहाँ पर एक और प्रॉब्लम। तो आप देखिए कि ये जो है कहीं ना कहीं ये खराब चीजें हैं कुंडली के अंदर। दूसरा, अगर इसके नवांश को देखने की कोशिश करेंगे तो बृहस्पति फिर से कैप्रिकॉर्न के अंदर बैठे हुए हैं। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग अबाउट द वर्गोत्तम ग्रह। वर्गोत्तम ग्रहास आर द ग्रहास विच आर ऑलवेज गोइंग टू रन बाय द धर्म। वर्गोत्तम ग्रह वो ग्रह होते हैं जो हमेशा धर्म के हिसाब से चलने वाले हैं, वो कभी अधर्म के हिसाब से नहीं चलेंगे। जो उनका कार्मिक डेट है वो मैनिफेस्ट करके ही मानेंगे। तो अगर बृहस्पति अच्छा बैठ जाए ना, तो वो मैनिफेस्ट करके ही मानेगा कि अच्छा होने वाला है। और अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब बैठा हुआ है, नवांश के अंदर भी वर्गोत्तम होकर खराब बैठ गया, सो नाउ इट इज द धर्म ऑफ दैट जुपिटर टू गिव यू द बैड रिजल्ट्स। कहीं ना कहीं ये बृहस्पति आपको खराब रिजल्ट ही देंगे। नाउ लेट्स कम बैक टू द हॉरोस्कोप। जो हॉरोस्कोप हम लोगों ने डिस्कस किया था, वर्गो लगन की कुंडली के अंदर केतु बैठे हैं, 12वें भाव के अंदर बुध शनि और शुक्र की युति है, शुक्र यहाँ पर आत्मा कारक है, सप्तम भाव के अंदर राहु, पंचम भाव के अंदर नीच के बृहस्पति, छठे भाव के अंदर चंद्रमा और दशम भाव के अंदर मंगल यहाँ पर 10th हाउस के अंदर होकर अपनी चौथी दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। मंगल और केतु सर्प योग के अंदर आकर बैठे हैं और पिशाच बाधक योग भी बना रहे हैं। तो बेसिक एक शॉर्ट स्टोरी से बताता हूँ कि इनके साथ हुआ क्या। ये एक इंजीनियर की कुंडली है, क्रिस्टोफर इनका नाम है, 6'2" इनकी हाइट है, ठीक है, एंड वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग मैन। एक रूरल एरिया के अंदर इनकी पोस्टिंग होती है इनके जॉब के कारण, बहुत अच्छी जॉब है। तो सारे माता पिता और अपनी वाइफ को लेकर, बच्चों को लेकर ये यहाँ पर रूरल एरिया के अंदर जाते हैं। थिएटर करने का बड़ा शौक होता है, तो कुछ ट्राइबल लोगों से यहाँ पर मिलते हैं, और जो ट्राइबल लोग होते हैं ये इनको कहीं ना कहीं अपने एक्ट से अपने थिएटर सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये वैसे भी इंटरेस्टेड होते हैं उन चीज़ों के अंदर, तो थिएटर सीखना शुरू कर देते हैं, उनके साथ एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, शुक्र 12वें भाव का है, आत्मकारक भी है, तो इंसान एक्टर होता है, इंसान के अंदर अच्छी क्षमताएं होती हैं। जो आपका आत्मकारक है वो आपको क्षमता देगा, तो एक्टिंग करते हैं और अलग अलग प्रकार से बहुत उनसे क्लोज हो जाते हैं। बट उसके बाद में ये ट्राइबल पीपल जो होते हैं, इनकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक टेम्पल के अंदर जाकर करते हैं। सो ही ऑल्सो गेट्स रियली इंटरेस्टेड इनटू दिस। नाउ व्हाट हैपेंस विद दिस पर्टिकुलर मैन, जैसा कि आप देख रहे हैं बृहस्पति नीच का है, मंगल से भी एस्पेक्टेड है, तो भगवान के ऊपर ज़्यादा फेथ नहीं है। नाउ दिस पर्टिकुलर मैन यूज्ड टू कंटिन्यूसली क्वेश्चन गॉड कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, हजार अलग अलग प्रकार की ये बातें किया करते थे। नाउ यू विल सी दैट what happens is when the person has no faith over God, or when the person doesn't believe in nothing, अगर इंसान एग्नोस्टिक भी ना हो, एथिस्ट हो जाए, उसको लगता है कि वही सब कुछ है, तो कई बार क्या होता है, he is trying to experiment thing, he is trying to poke the things, because if God exists also the demons exist, right? So ये उन ट्राइबल लोगों के साथ जाता है और किसी पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर जाकर रेगुलर बेसिस के ऊपर लेट नाइट तक वहाँ पर वो कुछ प्लेस कर रहे होते हैं। नाउ हर मदर इज रियली वरिड, क्योंकि वो देखती हैं कि हमारा लड़का जो है वो रोज लेट नाइट आ रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो वो प्ले के नाम पर पूरे दिन बाहर रहा करते थे।
फिर एक सडन दिन क्या हुआ कि दे कंप्लीटेड द प्ले एंड ही केम होम। जब वो घर पे आए तो आंखें उनकी बहुत ज़्यादा डरावनी थी, तो भी सबको लगा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, तबीयत ठीक नहीं होगी, दिस कुड बी नॉट अ बिग प्रॉब्लम बट जस्ट अ फीवर और समथिंग लाइक दैट। बट अगले दिन उनका एक प्ले था, तो उन्होंने एक छोटा सा स्टेज बनाया और स्टेज पे जाने के बाद में ये जो इंसान थे क्रिस्टोफर, ये स्टेज पर गए और स्टेज पर जाने के बाद में देयर वाज अ सडन फायर ऑन स्टेज। मंगल इन्वॉल्व है, देखिए इस पिशाच बाधक के अंदर मंगल इन्वॉल्व है, फायर, मंगल इज द कारक फॉर फायर। देयर वाज सडन फायर ऑन द स्टेज। उन्होंने सडनली वो आग देखी एंड ही बिकेम स्क्रिजोफेनिक एट दैट मोमेंट। उसी मोमेंट वो स्क्रिजोफेनिक हो गए और उनको स्क्रिजोफेनिया हो गया। उसके बाद में उनके परिवार ने, सेकंड लॉर्ड बहुत अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, 12वें के अंदर बैठा हुआ है, आत्मकारक के साथ बैठा हुआ है, द फैमिली डिड ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट दिस पर्सन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। परिवार ने सारी की सारी चीज़ें की कि ये इंसान इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर आए, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पाया और ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ लॉन्ग रह गई। नवांश के अंदर भी बृहस्पति डेबिलिटेड, यहाँ पर भी बृहस्पति डेबिलिटेड। इट इज कनेक्टेड टू सैटर्न एंड कनेक्टेड टू मार्स, एंड मार्स इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग which is in the पिशाच बाधका योग, right? Lagnesh going into the house of debilitation. So आप देखेंगे ये होता है सर्पयोग, ये होता है काल सर्पयोग। कई बार मैं कहता हूँ जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्पयोग है, अर्ध सर्पयोग है, पिशाच बाधक योग है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि नेवर गेट इनटू प्रैक्टिसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द ब्लैक मैजिक। इट इज नॉट वर्थ इट इवन टू एक्सपेरिमेंट विद दैट। बिकॉज क्या होगा कि कई बार कर्सेस ना बहुत लंबे समय तक चलती हैं और कई बार कर्सेस परमानेंट होती हैं जब तक आ जाती है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू ऑल द थिंग्स व्हिच वी हैव सीन, द कर्स इज परमानेंट हियर। आई डोंट थिंक दैट द पर्सन विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट unless and until some deity comes and deity does some आशीर्वाद on this particular deity. Now how can guru save you? Now इसका मतलब ये नहीं कि इस चीज़ के लिए रेमेडीज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ अगर कुछ खराब हो जाए या किसी के साथ अगर किसी को कुछ ऐसे विचार आ रहे हो या किसी को कुछ ऐसी मेंटल बीमारी हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ ही उथल पुथल हो जाएगा। It doesn't mean like that. There is a शास्त्र which talks about it. नाउ शास्त्र क्या कहता है इसके अंदर, दैट ओनली इफ यू हैव गुरु इन योर लाइफ और इफ यू हैव अ गुरु कृपा इन योर लाइफ, अगर आपके ऊपर मुनि की कृपा होती है तभी आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस इज सरेंडर टू लॉर्ड विष्णु। द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस इज सरेंडर टू लॉर्ड विष्णु। अब विष्णु भगवान के बारे में भी क्या बताया गया है, द विष्णु भगवान विच केम इन द फॉर्म ऑफ द सन ऑफ अत्रि मुनि। अत्रि मुनि के पुत्र के स्वरूप में जो बाहर आए, दत्तात्रेय। जब आप दत्तात्रेय की पूजा करते हो तब आपको ये इनविजिबल स्नेक्स परेशान नहीं करते, ये अर्धकाल सर्पयोग और ये सब योग आपको परेशान नहीं करते। वो इनविजिबल स्नेक्स को कहीं ना कहीं पकड़ने की ताकत रखता है। और जैसे कि हम लोगों ने सीखा है कि राहु को कंट्रोल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ केतु, राइट? जब आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स आती है, एंड केतु इज द पोर्टल थ्रू विच यू कैन एक्सेस टू द एनर्जी विच इज आउटसाइड दिस वर्ल्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। केतु ही वो पोर्टल है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है। केतु एक टाइमलेस एनर्जी है, पाइसिस है, अनलिमिटेड है। इसीलिए आप देखेंगे कि दत्तात्रेय महाराज जो होते हैं उनके आसपास डॉग्स होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे देयर आर मेनी द पीपल हु हैव एक्सट्रीम डिप्रेशन, इफ दे स्टे बिटवीन डॉग्स द डिप्रेशन गोज अवे। हैरी पॉटर का जो एक्टर है उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि डीप डिप्रेशन से जा रहा था, ही बेसिकली अडॉप्टेड 7 डॉग्स एंड स्टार्टेड स्टेइंग विद द डॉग्स। डॉग्स की क्या आदत होती है, धीरे धीरे करके वो आपकी एनर्जी सक इन करते हैं और धीरे धीरे एनर्जी को आपकी क्लीन करते जाते हैं या फिर एनर्जी को ग्रहण करते जाते हैं, राइट? सो दत्तात्रेय महाराज के भी पास आप देखेंगे तो देयर इज ऑलवेज अ डॉग। हमेशा आप देखेंगे कि वो उनका जो ट्री है, वो ट्री के पास में उनका एक डॉग होता है, विच इज द बिगेस्ट सिंबल ऑफ केतु, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो दत्तात्रेय महाराज के सामने जब आप जाकर समर्पित होते हो, जो अत्रि मुनि के बेटे हैं, बेसिकली विष्णु स्वरूप हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये जो है ये प्रॉब्लम आपकी दूर होते जाती है। नाउ देयर आर सम मंत्रास विच आर गिविंग इन दत्तात्रेय तंत्र फॉर कमिंग आउट ऑफ दिस। मंत्र का मतलब है बेसिकली अस्तिकम मुनिराजम नमो नमः। दिस इज द मंत्र विच यू हैव टू रिसाइट। अब ये रिसाइट आपको कब करना है, सबसे पहले मंत्र का मतलब समझते हैं। अस्तिकम मुनिराजम नमो नमः, आस्तिकम मुनिराजम नमो नमः। आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, आस्तिकम मुनिराजम नमो नमः। नाउ भगवान कहते हैं कि जब आपको कोई भी सर्प आकर पकड़ लेता है, कोई भी दुनिया की विपदा आकर पकड़ लेती है, तब आपको सरेंडर होना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू गिव योरसेल्फ कंप्लीटली टू गॉड एंड कंप्लीटली सरेंडर, ओनली देन ही कैन टेक अवे योर प्रॉब्लम्स, राइट? आप इमेजिन करके देखो कि आप सोचते
सोचते हो कि ये ना आपके हाथ के अंदर एक चाकू है, ठीक है, दिस इज अ नाइफ, आप इस नाइफ को पकड़ के रखो, राइट। तो भगवान कभी आपके हाथ से इस नाइफ को नहीं खींचेंगे, क्योंकि अगर भगवान ने वो नाइफ को खींच लिया तो आपके हाथ से खून आने लग जाएगा। What you have to do, you have to open your hand. Once you open your hand, and when the knife, and then automatically God will take the knife away, but you have to surrender for that. So आस्तिकम मुनिराजम का मतलब क्या है बेसिकली, कि हम भगवान के अंदर आस्था बढ़ा रहे हैं, और जो हाईएस्ट लेवल के मुनिराज हैं, यानी कि दत्तात्रेय महाराज हैं, हाईएस्ट लेवल के गुरु का दर्जा दिया गया है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मुनि का दर्जा दिया गया है, उनके आगे हम सरेंडर होते हैं। ये आपको रेगुलर बेसिस पर, आपको कंटिन्यूस बेसिस पर करना होगा। जब आप इस मंत्र की माला दिन 5 माला 6 माला 10 माला जब आप करने लग जाएंगे, आस्तिकम मुनिराजम, 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 आस्तिकम मुनिराजम। इस तरीके से ये एनर्जी जो है आपके शरीर के अंदर फ्लो होनी चाहिए, आपकी आंखों के अंदर फ्लो होनी चाहिए, आपकी बॉडी के अंदर इसका प्रवाह होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये जब आप करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप हाईएस्ट लेवल ऑफ बृहस्पति के सामने आके झुक रहे हैं, जिसकी आपको ब्लेसिंग्स मिलती है कहीं ना कहीं। नाउ व्हेन टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, कि आपकी कुंडली में जिस भी राशियों के अंदर जो पिशाचवादक बन रहा है, या फिर आपकी कुंडली के जहां पर भी काल सर्पयोग बन रहा है, जब सूर्य डिविनिटी का कारक है, जब सूर्य इन राशियों के अंदर से गोचर कर रहा होता है, तब आपको ये मंत्र शुरू करना चाहिए, और आपको मिनिमम आपको 3 ईयर का साइकिल मिनिमम कंप्लीट करना चाहिए एवरी डे। उस टाइम से शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल पिशाचवादक जो बन रहा है वो फॉर एग्जाम्पल वर्गो में बन रहा है, वर्गो के बाद में उससे चौथी राशि कौन सी है, तो सैजिटेरियस है, उससे चौथी राशि कौन सी है, तो पाइसिस है। तो वर्गो, सैजिटेरियस और पाइसिस के अंदर ये बन रहा है। तो जैसे ही सूर्य वर्गो के अंदर एंटर करेंगे, या पाइसिस के अंदर एंटर करेंगे, या सैजिटेरियस के अंदर एंटर करेंगे, तब आपको इसका मंत्र करना शुरू करना है, क्योंकि सूर्य डिविनिटी के कारक है। सूर्य वहां पर आते हैं तो पूरी ऊर्जा वहां पर आती है। आस्तिकम मुनिराजम। सो बेसिकली दिस इज इट, द पीपल शुड सरेंडर टू दिस मंत्र, पीपल शुड सरेंडर टू दत्तात्रेय टू गेट रिड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स विद इनविजिबल स्नेक्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स, राइट। स्पेशली आप देखेंगे कि फुल मून को तो जरूर आपको इसका पठन करना चाहिए। फुल मून को आप देखिए, जितने भी लोगों को बाइपोलर होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जिनकी भी कुंडली के अंदर ये मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, वो फुल मून के दिन बौखला जाते हैं। आप देखेंगे ऑन द फुल मून डे देयर इज अ सत्यनारायण व्रता, नरसिम्हा भगवान अपनी सत्यनारायण का व्रत रखते हैं उस दिन पर आप देखेंगे फुल मून। एक बहुत अच्छी प्रेयर है ऋग्वेद के अंदर, वो विष्णु भगवान को प्रे करते कहते हैं कि हे प्रभु नारायण, गिव मी 1000 फुल मून्स टू रिसाइट योर नेम, ईच नेम, 1000 विष्णु सहस्त्र नाम, मैं आपके 1000 नाम 1000 फुल मून तक बोलना चाहता हूँ। यानी कि इंसान की लाइफ जो होती है वो 1000 फुल मून तक हो सकती है, क्योंकि एवरी फुल मून ही इज गोइंग टू रिसाइट द नेम ऑफ विष्णु। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो फुल मून के दिन पर आपको इसका जरूर पठन करना है, आस्तिकम मुनिराजम, आस्तिकम मुनिराजम, आस्तिकम मुनिराजम, आस्तिकम मुनिराजम, ऑन रेगुलर बेसिस, एंड you will see that your body will surrender, your mind will surrender slowly and steadily, and surrender to God, and then this problem will completely go away from everybody's life if you surrender to God. It's all the grace of God. यही आपके दिमाग के अंदर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर चलना चाहिए। तो एनर्जी इज वेरी हाई, एंड यू विल ऑलवेज सी दैट दीज पीपल ऑन द फुल मून विल गेट शेकी, बिकॉज इस जब चंद्रमा पूरा होता है ना, तब नरसिम्हा उठते हैं, तब विष्णु उठते हैं बेसिकली। तो बाकी सब एनर्जीज आपको और जकड़ने की कोशिश करती हैं, तो बहुत प्रॉब्लम देखने मिलता है इमोशंस के अंदर, अप्स एंड डाउन। बट उस टाइम पर अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे कंटिन्यूस फुल बेसिस के ऊपर पूरे दिल से, you will see major relief in your life. Go to the Dattatreya temple, pray to Lord Dattatreya, and you will see the madness of the snake will be over. I hope आपको एक बेसिक सा वीडियो पसंद आया होगा। It is a in detail video. Watch this video multiple times and believe me, शेयर करिएगा ज़रूर इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते नहीं, जो इसके बारे में समझना भी नहीं चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी रेमेडी, आपका एक छोटा सा शेयर किसी का जीवन बदल सकता है, बिकॉज दिस इज द स्टडी ऑफ शास्त्र, दिस इज द स्टडी ऑफ वेदास। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। जय श्री राम, जय हनुमान, लॉट्स ऑफ लव।